द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे वीडियोस का अप्रिसिएशन मुझे कन्वे किया है, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि हर सवाल का जवाब दूं। कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास ये है। मेरा काम शिक्षा देना है। शेयर बाज़ार में टिप देना कोई महत्वपूर्ण नहीं। टिप तो बहुत आती हैं, लेकिन उस टिप की सच्चाई क्या है, इसको एग्जामिन करने के लिए एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो ठग लेगा कोई भी आदमी, क्योंकि इस बाज़ार में फर्जी लोगों की कमी नहीं है। सीधी बात ये। तो खैर, अब जो भी है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, सावधान रहिए। हर चीज़ को जांच परख के खरीदिए, और बेचते समय भी जांच परख कीजिए। और उसके लिए आप ताज्जुब करोगे कि टीवी के ऊपर भी ऐसी ऐसी प्रशंसाएं आती हैं हर चीज़ की, पूछो मत यार। तो खैर, अब वो तो चलता रहेगा, बस सावधानी रखिए। और इतनी बातें हैं, हर जो मैं क्या कहूँगा, हर कलाकार जो आता है ना, जो मतलब यूँ कहो कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से जो भी आता है, वो उसको आप पहचान नहीं सकते। वो हर बार नया रूप में आएगा, नई ट्रिक से आएगा, मतलब तो आप पहचान नहीं सकते। लेकिन फिर भी भाई, जितना सावधानी बरत सकते हो बरतो, उसी में फ़ायदा है। कम से कम हमको ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने कोई गलती नहीं की, अब वैसी चीटिंग हो गई तो हो जाओ, कोई बात नहीं। और कच्ची पक्की इन कचरा पचरा कंपनियों में जाने की आवश्यकता कहाँ है। आपको अपनी पूंजी बचानी है, आपको अपनी रक्षा करनी है। तो खैर, आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है, वो विषय यह है कि किस तरह के ऐसे डर हैं कि जो डर इन्वेस्टर को घायल कर देते हैं, इन्वेस्टर को लाभ से वंचित कर देते हैं, होते लाभ से वंचित कर देते हैं। तो वो जो डर क्या है, उन डरों पर चर्चा करनी। व्हाट आर द फियर्स इन द मार्केट फ्रॉम विच ए रिटेल इन्वेस्टर इज अफ्रेड ऑफ। आई वांट टू सी दीज थिंग्स। आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन डिटेल। और डर ये हैं कि किसी छोटी मोटी खबर से, किसी अच्छे शेयर के बारे में कोई खबर आ गई, छोटी मोटी मामूली आ गई, कोई आदमी टीवी पे आया, कोई एनालिस्ट, कोई ब्रोकर आया, कोई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर आया, और उसने थोड़ा सा यही कह दिया कि ये तो थोड़ा सा, बस इतना ही कहा उसने। इंटेंशन तो बैड है उस आदमी का उसके प्रति, लेकिन वो साफ इसलिए नहीं बोल रहा कि मतलब दोनों निकले, उसकी अच्छाई भी बुराई भी। अब वो इन्वेस्टर बेचारा, छोटा मोटा जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, वो घबरा जाता है, और शेयर का भाव भी थोड़ा सा हल्का पड़ता है। मान लो उसी समय वो अपनी बढ़िया होल्डिंग को बेच डालता है कि यार इसको तो बेच दो। अच्छा, कोई किसी से पूछेगा भी तो क्या कहे, अरे अरे बेच दो इसको, तो बेच दो, ख़त्म करो यार इसको तो। अरे नहीं यार, लॉस हो जाएगा, बेच दो। मुझे मॉर्निंग वॉक पर मिले, आज के 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नहीं 35 साल पहले की बात, 30 साल पहले की बात है। एक बैंक मैनेजर थे जो मॉर्निंग वॉक करते थे मेरे साथ में। तो कहते जी, मैंने तो सत्यम कंप्यूटर बेच दिया। उस ज़माने में सत्यम कंप्यूटर था, वो आज नहीं है, वो निमट चुका है। वो जो राजू साहब थे, वो जेल जा चुके हैं ना। वो ही जिन जेल, शायद बेल पर हैं, जेल पर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसका वो जो मर्जर हो गया, वो टेक महिंद्रा में ने टेक ओवर कर लिया था उसको। बिल्कुल विनाश हो गया था कंपनी का। तो वो मेरे से बोले कि साहब, मैंने तो मेरे शेयर बेच दिए सत्यम कंप्यूटर के, मेरे पास भी थे सत्यम कंप्यूटर। तो मैं कहा जी, क्यों बेचे आपने? कहा साहब, वो खबर आई थी कि इनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो 25% बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ रही है 25% एम्प्लॉइज़ की। मैं कहा सैलरी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से मैनेजर साहब, अग्रवाल साहब, ये लोग अपना जो रेम्यूनरेशन है, जो टेंडरिंग सिस्टम है, जो रेट कोट करेंगे, जो जिस आदमी को सर्विस देंगे उस कंपनी को, उसी हिसाब से रेट कोट करेंगे। उसमें कहाँ दिक्कत है? ऐसा तो हो नहीं सकता इनकी लेबर, इनकी जो मतलब जो वेज, जो सैलरी तो बढ़ती चली जाए, कॉस्ट बढ़ती चली जाए, और ये जो प्रिंसिपल है उससे पैसा वसूलने, ऐसा नहीं होता है।
तो छोटी मोटी खबरों से मेरा मतलब यही है कि कोई घबराए नहीं, आप थोड़ा देखें, तसल्ली रखें। ये सटोरियों की कलाबाजी होती है। मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट आए, बहुत ख़राब आए, शेयर को 100 रुपये खरीद दिया उसी पे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचो कि यार ये तो रिजल्ट ही गलत है, शेयर बढ़ा है, इसका मतलब अच्छा है, इसको खरीद जाओ, ऐसा भी मत कीजिए। आप हर चीज़ को फंडामेंटल्स की कसौटी पर और टेक्नो फंडा की कसौटी पर कस के परख के देखिए, आप पैसा आपका जाएगा। तो वो जो करामाती जीव माल और टिका के बजाय शेयर को तोड़ने के, जहाँ टूट, और रिजल्ट बहुत ख़राब थे, वो आज के 10-12 साल पहले की बात है, बहुत ख़राब रिजल्ट थी, शेयर को 100 रुपये ताड़ दिया, 1300 से सीधा 1400। तो ऐसी सूरत में दोस्तों बहुत सावधानी, इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा सावधान रहो, है ना। मैं खुद भी चोट खा जाता हूँ कई बार, ऐसा नहीं मैं कोई भगवान हूँ, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि ऐसी कारीगरी से करते काम, अच्छों के मतलब क्या कहूँ, पसीने आने लगते हैं मतलब। अच्छा, टेक्निकल डाउनफॉल, हर बार वो चढ़ता हुआ शेयर है, वर्किंग भी अच्छी आ रही है, आती चली जा रही है, आएगी अच्छी भी, लेकिन टेक्निकली उसको इतना गिरा देते हैं कई बार ऑपरेटर, भाई 10% 12% गिराया, पहले 2-3 फाल और आए, मान लो उसमें पहले पिछले 6-8 महीने में 2-3 फाल आए, वो 10-12% तक आ गए, 13-14% तक आ गए, 15 तक आ गए। अब की बार जो ऑपरेटर गिरा रहा है वो 20% गिरा दिया। तो आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ये देख रहा है, यार ये तो मारे गए, इसमें कोई न कोई गड़बड़ है, इतना गिरा दिया, ये तो बुरा हाल है, और इसको तो यार मतलब बेच के फंडा छुटाओ, जो मिल रहा है ले ला लो। ये डर भी खराब है। आप उस कंपनी के बारे में ये मालूम कीजिए कि क्या मैनेजमेंट का कोई स्टेटमेंट है या कोई खबर है, क्या है मतलब, और उसको गूगल पे सब पे तलाश कीजिए, यूट्यूब पे, और उनका भी एनालाइज कीजिए। ये नहीं चाहे जो आदमी कहते ये तो कंपनी ख़राब है यार, बेचने लायक है, ऐसा नहीं। अब आप देखिए जो पूना वाला है, पूना वाला का शेयर 515 जा करके 340 टच किया है। कितना डाउनफॉल हो गया, 60 और 115, 175 का डाउनफॉल आ गया, करीब 40-45% का डाउनफॉल आ गया इसमें। लेकिन क्या ये कंपनी ख़राब है, क्या इसका मैनेजमेंट ख़राब है, क्या इसकी वर्किंग ख़राब है? कुछ भी नहीं है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीईओ लगा सकता था मैनेजमेंट, मेरा ख्याल इंडिया के अंदर अगर आज आप देखो, बड़े तो उनसे हो सकते हैं, अरविंद कपिल से बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उस जैसा टैलेंटेड आदमी, उस जैसा अचीवेबल आदमी, रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी मिलना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उनको बहुत बड़ा रेम्यूनरेशन दिया है कंपनी ने, मतलब सेठ ने, साइरस साहब ने, यानी कि क्या कहें, इनका नाम साइरस पूना वाला है, उन्होंने बहुत भारी रेम्यूनरेशन दिया है, मतलब आई हैव कम टू नो थ्रू द रिलायबल सोर्सेज। तो अब कोई कहेगा यार तो ख़राब है यार, बेच दो, तो मैनेजमेंट ही ख़राब है यार, तो कंपनी ख़राब है, तो डूब गई काम से। इस तरह की बातों में ना आवे। जिस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत साउंड है उसमें तो कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं होती। HDFC बैंक का है, टूटा, कितना का टूटा आप बताओ, 1650-1700 रुपये से अगर टूटा भी तो 1350 गया ज़्यादा से ज़्यादा, आज वापस 1700 की राह पर है, और बहुत बहुत अच्छी संभावनाएं भी बन रही हैं। रिकमेंडेशन मेरी कोई मत मानना, मैं खाली एक स्टडी दे रहा हूँ आपको। एक शेयर बाज़ार में जो कुछ होता है, टेंडेंसी होती है कि ये जो स्मॉल इन्वेस्टर के, रिटेल इन्वेस्टर के दुश्मन कौन कौन है, मैं ये ढूंढ के बता रहा हूँ आप लोगों को। तो डरिए मत उससे। आपने जैसे ये जो निफ्टी के जो शेयर है, ये तो परमानेंट पोर्टफोलियो पार्ट होने चाहिए। थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन चलाते रहिए कि किसी निफ्टी की, किसी कंपनी की अच्छी वर्किंग आ रही है तो जो डल पड़ा है उसका थोड़ा सा हिस्सा काट करके उसमें जो वर्किंग अच्छी आ रही है उसमें मिला दो, आप खरीद लो, ये करिए। अच्छा, फिर खबर के बिना कंफ्यूज किए शेयर में डर जाना, खबर को बिना कंफर्म किए डर करके वो शेयर को बेच डालते हैं, मतलब अरे बेचो 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 बेचो। कई खबरें जिनके कोई हाथ पैर नहीं थे, बिल्कुल झूठी थी, टीवी पर आई हूँ खबरें, कोई भी आदमी बोल गया, मैं आपसे बता रहा हूँ। जब 15-15 आदमी टीवी पर पकड़े गए सेबी के द्वारा, जी बिजनेस पे पकड़े गए, और इस पर आपके CNBC पे पकड़े गए, ये क्या है मतलब। अच्छा, पहले कभी किसी शेयर में आपको घाटा हुआ, मान लो उसकी वर्किंग खराब थी, लॉस हुआ, आपको बेचना पड़ गया, बुक करना पड़ गया,
ठीक है, करना पड़ता है आदमी को, बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है आदमी, कोई ऐसी गलत बात नहीं है इसमें। इंतज़ार भी किया होगा, लेकिन भाई ठीक, अब ये फ़िलहाल ये कंपनी ले, साल 2 साल 3 साल बाद वो कंपनी उठने लगती है, उसमें रिपोर्ट अच्छी आती है, तो फिर उससे जो उसको दोबारा भी एक खरीदने का प्रयास कीजिए आप। मतलब अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, आप फंड्स मैनेज कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खरीद लो, आप कुछ ना कुछ कमा जाओगे, शॉर्ट पीरियड में कमा जाओगे आप। 2-4-6 महीने में आप कोई ना कोई 20-30-40% का प्रॉफिट कमा जाओगे। अब जैसे रिकमेंडेशन नहीं है, आप कहीं ऐसा मत ले लेना कि नाम लिया और ख़रीद लो। लक्स का शेयर है, जैसे लक्स के शेयर की हालत 45-46 रुपये से गिर करके और 11.5-12 पे आ गया था शेयर। और कई खबरें भी आई कि साहब इस परिवार के अंदर डिवीज़न हो रहा है, फैमिली डिवाइड हो रही है, कंपनी भी डिवाइड हो रही है 4 टुकड़ों में, लेकिन वो खबरें कहीं भी कंफर्म नहीं हो पाई थी। और अब होगी या नहीं होगी अंदरों मैं तो जानता नहीं। शेयर की जो प्राइस है वो रिफ्लेक्शन दे रही है कि इसकी पिछले क्वार्टर में भी थोड़ी वर्किंग बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उस वर्किंग से इतने इंडिकेशन ज़रूर मिल गए थे कि कुछ ना कुछ इसमें पक रहा है, कंपनी सुधार की ओर है। एंड दिस विल आल्सो हैपन विद रूपा इंडस्ट्रीज। ये जो चड्डी बनियान के शेयर हैं, ये बीच में धोखा दे गए थे, और बड़े बड़े ये जो सुनील सिंघानिया साहब ने भी रूपा इंडस्ट्री के शेयर खरीदे थे 15-20 लाख के, वो भी बेचारे नुकसान में हो गए थे। बड़े सोबर मतलब एनालिस्ट हैं वो, और रिलायंस म्यूचुअल फंड के भी मतलब सीईओ थे, बहुत काबिल इंसान है मतलब, तो वो नुकसान में आ गए थे उससे। तो ऐसी सूरत में लेकिन अब शायद ये चड्डी बनियान जो है ये ठीक हो जाएगी मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खरीद लो, आप देखिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसको एग्जामिन कीजिए, परीक्षण कीजिए, खरीदना नहीं है। मेरा खरीदने का कोई पर्पज़ नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप। अच्छा, ऐसे बहुत शेयर है। अब जैसे ये जो आप HDFC को ले लीजिए, HDFC घटा, रिजल्ट खराब आए और 3-4 साल से बढ़ा नहीं है, कुछ रिवार्ड नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम HDFC जैसी चीज़ को बेच दें और बेच करके किसी कूड़े कचरे में, किसी स्मॉल कैप में, छोटी मोटी में, माइक्रो में लगा देवें, वो रकम की चटनी हो जाएगी आपकी, पूंजी खत्म हो जाती है इसी तरह करते करते। ये घाटे के कारण है। स्मॉल इन्वेस्टर की पिटाई इसीलिए होती है। आप किसी म्यूचुअल फंड को देख लो, आप चाहे स्मॉल कैप को खोल कर देख लो, HDFC, ICI, एक्सिस, इनमें से दोनों या एक, कोई सा एक बैंक जरूर मिलेगा, स्मॉल कैप में मिलेगा। वो भी क्या है कि म्यूचुअल जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप है, वो भी बड़े शेयर रखते हैं, ताकि कोई संकटकालीन परिस्थिति आ जाए तो ऐसा नहीं पूरी भट्टी बुझ जाए, मतलब कुछ तो बचे उसमें, कुछ स्मॉल कैप का बच जाएगा, कुछ मिड कैप से बच जाएगा, और लार्ज कैप में 20-25% का लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, 75% तो बचेगा, तो कुछ तो NAV रहेगी दिखाई देने को। वो 35% हिस्सा लार्ज कैप का रखते हैं उसमें, तो लार्ज कैप जरूर रखिए, आपकी पूंजी सेफ रहेगी। अब ये परसों आप बताओ तूफान खड़ा हुआ, जिसके लिए मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने वीडियो बनाया इस बात के लिए, 2-3 वीडियो बनाए मतलब। हालांकि एक आध महानुभाव ऐसे भी हैं, कुछ उन्होंने कुछ कहा कि साहब ये आपने कब के डेटा दिए, क्या दिए। अरे भाई, वीडियो बनते ही मैं उसको लोड नहीं कर पाता हूँ, उसको लोड करने में 2-3 घंटे लगते हैं मुझे, मेरे पास खुद के पास मुझे नहीं आता है लोड करना। बुरा मत मानना इस बात को, ये मेरी डेफिशिएंसी है कि इन सो फार द टेलीकॉम मैनेजमेंट के अंदर मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। मतलब आप शेयर की वर्थ के मामले में मैं उधेड़ के रख दूंगा किसी भी शेयर को, कैसा भी हो जाए, लेकिन टेलीकॉम मैनेजमेंट में लुकिंग टू माई एज आई एम वीक, आई एक्सेप्ट माई वीकनेस। तो खैर ये बात रही। तो उसमें आपके पोर्टफोलियो में कम से कम अगर आपको वो भी है तो 35, 30, 40%, या मैं तो 70%, 75% रखता हूँ। और अभी तो मेरे पोर्टफोलियो में 90% जो है लार्ज कैप शेयर है। ये पोजीशन लार्ज 80-90 नहीं होंगे, 75 होंगे, 75 से कम नहीं है लार्ज कैप। दिस इज द पोजीशन। तो नॉलेज के भाव में आत्मविश्वास का भाव, मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ कि यार कुछ सीख लो मुझसे, कुछ स्टडी कर लो भाई, मेरा वीडियो पूरा देख लिया करो थोड़ा, ताकि आप में खुद में कॉन्फिडेंस रहे। अब जैसे अभी की घटना ही बता रहा हूँ, मेरे को तो 1% की कोई फियर नहीं था, मेरे पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, बहुत बड़ा लार्ज मतलब वो है। अब मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म तो कह नहीं सकता कितने शेयर है मेरे पास में, ये है,
बाकी आई एम होल्डिंग ए लार्ज चंक ऑफ द इक्विटी होल्डिंग ऑफ द ब्लूएस्ट टू द ब्लू चिप कंपनी ऑफ इंडिया। फॉरेन अमेरिकन बाज़ारों में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो 1% ही चिंता नहीं थी, क्योंकि आई वॉज हैविंग द नॉलेज कि सारे इकोनॉमिक बैरोमीटर्स जो है इंडिया के, एटलीस्ट इंडिया के, अमेरिका भी ठीक थे, कोई ऐसा ख़राब नहीं था। सारे जीडीपी बढ़िया आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन शानदार हो रहा है, जीडीपी शानदार उठ रहा है, कंपनियों के जो ऑटोमोबाइल कंपनियों के सेल के डाटा अच्छे आ रहे हैं, रियल्टी कंपनियों के सेल के डाटा अच्छे आ रहे हैं, और फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे पास अच्छा है, और जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ये सारे जो इकोनॉमिक बैरोमीटर्स हैं, जो बाजार जिन पर आधारित है, यूँ समझिए, या जब मार्केट का जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट का इंडेक्स तय होता है, वो इन चीज़ों से होता है, तो वो सारे ठीक थे, फेवरेबल थे मार्केट के। इसलिए मेरे को आई वॉज हैविंग कॉर्पोरेट सेक्टर की डिटेल नॉलेज है, जो रिजल्ट आए उनकी डिटेल नॉलेज है, तो वाई टू वरी। अगर आपको नॉलेज है तो आप घबराएंगे नहीं, मतलब इसलिए नॉलेज एक्वायर कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताइए। मैं मेरे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझको कोई पैसा कमाना है आप लोगों से, मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आज मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक रहने देते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।